गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में चिंतन पर विचार विमर्श करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है चिंतन। चिंतन आज वर्तमान समय में मानवीय जीवन है वो चिंताओं से घिरा हुआ है और हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे मन के अंदर चिंतन नाम की भावना का उदय होता है। चिंतन के द्वारा ही हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए उस समस्या के बारे में सोच विचारने की जो शक्ति हमारे अंदर जन्म लेती है उसे हम चिंतन कहते हैं। तो चिंतन जैसे हमारे घर के अंदर भी दैनिक जीवन में हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य के बारे में सोचना पड़ता है कि उस कार्य से करने से हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो कार्य हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा या नहीं होगा। तो पहले चिंतन करना और उसके बाद में अनुभव करना ऐसा कहा है। पहले सोचो और बाद में अनुभव करके उस कार्य को करना। इस प्रकार से किसी भी समस्या और हमारे जीवन में आने वाली समस्या के समाधान के कारण जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। चिंतन प्रक्रिया के बाद में ये चिंतन का अर्थ था। चिंतन प्रक्रिया की परिभाषा, चिंतन की परिभाषा है वो भी इस प्रकार से है। पहली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। पहली परिभाषा किसके अनुसार है? गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार और गिलफोर्ड ने चिंतन की परिभाषा इस प्रकार दी है। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन क्या है? प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषय से संबंधित है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं व विषय से संबंधित है। अब गिलफोर्ड ने यह परिभाषा दी है। गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, व्यक्ति द्वारा प्रतीकात्मक व्यवहार है। और इसमें चिंतन के अंतर्गत सभी प्रकार के विषय, यह सब चिंतन होता है, यह सभी प्रकार के विषय वस्तु से सम्मिलित, सभी प्रकार के विषय वस्तु इसके अंदर सम्मिलित होती है। चिंतन के अंतर्गत सभी प्रकार के विषय वस्तु से सम्मिलित है। नेक्स्ट परिभाषा है इसके गिलफोर्ड के बाद में नेक्स्ट परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन ने दी है। वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विकार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होती है। अर्थात गिलफोर्ड ने लिखा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है
जिसमें संकलाबद्ध विकार, जिसमें संकलाबद्ध विचार, इसमें संकलाबद्ध विचार या विकार, जिसमें संकलाबद्ध विकार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। अविराम गति से प्रभावित होते हैं, चिंतन कहलाता है। इस प्रकार से वैलेंटाइन ने अपने परिभाषा दी है कि चिंतन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें एक संकलाबद्ध विकार होते हैं। वो किसी न किसी लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार चलते रहते हैं हमारे मन के अंदर। वे क्या कहलाते हैं? चिंतन कहलाते हैं। एक परिभाषा है गैरट के अनुसार। गैरट ने कहा है चिंतन एक प्रकार का एक रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त व रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त व रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। गैरट ने एक महान दार्शनिक है गैरट, उन्होंने परिभाषा दी है कि चिंतन क्या है? एक प्रकार का व्यक्त व रहस्यपूर्ण व्यवहार। चिंतन को हम अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त है वो नहीं कर सकते, बल्कि हम रहस्यपूर्ण एक तरीके से व्यवहार चिंतन के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। चिंतन में हमेशा सामान्य रूप से प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बिंब है, विचार है, प्रत्यय है आदि हमारे मन में आते रहते हैं। इस प्रकार से ये चिंतन की 3 दार्शनिकों के अनुसार परिभाषा थी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में चिंतन के तथ्य के संबंध में जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तो चिंतन के तथ्य कौन से? चिंतन के 4 प्रकार के तथ्य हैं। पहला कौन सा है? संज्ञानात्मक। पहला कौन सा है? संज्ञानात्मक चिंतन। चिंतन का प्रथम तथ्य है वो इस प्रकार से संज्ञानात्मक चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न के मन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति स्वतः ही संज्ञानात्मक चिंतन का व्यक्ति के जीवन में स्वतः विकास हो जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के प्रयत्न में चुनाव, सीखना, वाद विवाद की प्राप्ति और प्रक्रिया के द्वारा ही चिंतन संभव हो पाता है। संज्ञानात्मक चिंतन के लिए व्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अंतक्रिया करवानी होगी, जिसके चुनावों के माध्यम से, वाद विवाद प्रतिक्रिया के माध्यम से आदि के माध्यम से वह उस चिंतन को प्राप्त है वो कर सकता है, जिसे हम संज्ञानात्मक चिंतन कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्णता। दूसरा है चिंतन के अंदर उद्देश्य पूर्णता। चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर रहता है। इससे वह अपने मन में कई प्रकार के दिवा, कई प्रकार के स्वप्न देखता है और कई प्रकार की कल्पना होती है। उन कल्पनाओं के माध्यम से वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में उसे आसानी रहती है। अर्थात चिंतन का महत्वपूर्ण तथ्य उद्देश्य पूर्ण। फिर नेक्स्ट है समस्या समाधान।
चिंतन के द्वारा व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान है वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के समक्ष कोई भी समस्या आती है तो उसके ऊपर वो गहरा मंथन करता है और विचार विमर्श करता है, और विचार विमर्श करने से ही चिंतन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से चिंतन है समस्या समाधान के लिए काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट है मानसिक क्रिया। चिंतन का प्रारंभ और चिंतन का जन्म मानसिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति के लिए हमें सबसे पहले हमें मानसिक क्रियाओं को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारी मानसिक क्रिया है असंतुलित होगी तो हम किसी भी प्रकार का विचार है वो हमारे मन में नहीं ला सकेंगे। तो चिंतन के अंतर्गत मानसिक तथ्य का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से STS BSTC सेकंड क्लास में आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।